हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 8 शरीर में गति। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करें। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे, सांस लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण भी करें। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आप चलते हैं तो फिर आप उस गति को भी महसूस कर सकते हैं, या फिर जैसे आपकी उंगलियां हिलती हैं तो वो किस प्रकार से गति करते हैं, आप उस चीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, या फिर कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, या फिर विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूद करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके 8.1 को बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन सा भाग कैसे गति करता है और जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करता है। जैसे गाय है, पैर से चलती है। मनुष्य है, पैर से चलता है। सांप संपूर्ण शरीर से यानी कि रेंग कर चलता है। तो वैसे ही आप बता सकते हैं पक्षी, कीट और मछली कैसे गति करते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना और तैरना आदि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी ज़्यादा विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? मानव शरीर और इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ और पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने की कोशिश करें। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों के घुटनों को मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने की कोशिश करें। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास करें एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट करें। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे कि हम अपने हाथ को ऐसे करके राउंड में अगर करें, जैसे बॉल फेंकते तो कैसे करके हम हमारा हाथ मूव करता है, या फिर जैसे हमारे घुटने हैं वो किस तरीके से मूव करता है, आप इन चीज़ों को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्रियाकलाप एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहें। जब आप अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? इस बात के आप आंसर्स दे सकते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं या घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कोहनी, जैसे एक कंधा है और यहाँ से कोहनी वाला हिस्सा जुड़ा होता है, तो जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उस स्थान को कहते हैं संधि। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली और पैरों की उंगलियों को दबाएं। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां यानी कि हड्डियां होती है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराएं। इतनी सारी हड्डियां, जब हड्डियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिलाया झुका नहीं सकते जहाँ ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है, यानी कि संधि। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। आइए उनमें से कुछ के बारे में देखते हैं। पहला है कंदुक खल्लिका संधि।
कागज की एक पट्टी को बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ और प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि 8.2 में दिखाया गया। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने की कोशिश कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना करें कि कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद इसका सिरा। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी जो गुहिका है उसमें धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारा द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। जैसे कि यहाँ पर आपको ये कंदुक खलिका संधि दिख रही होगी, यहाँ पर जांघ की हड्डी दिख रही होगी और साथ में शोड़ी अस्थि भी दिख रही होगी, यानी कि जिसको कहते हैं पेल्विक। धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है, यानी कि ये आपका सर है, ये आपका गर्दन है, जो संधि इनको जोड़ रही है ये होती है धुराग्र। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास करें। गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न थी, जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी धुराग्र। हिंज संधि घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। क्रियाकलाप 3। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज या गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया। चित्र के अनुसार गत्ते या फिर कागज के बेलन के मध्य छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास करें, किस प्रकार गति करता है। ये गति आपके द्वारा बनाई गई कंदुक खल्लिका संधि की गति से कैसे अलग है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी, चित्र 8.5 में। जो कुछ हमने बनाया था वो एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? यहाँ पे आपको ये दिख रही है हिंज संधि, यहाँ पर जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिल रही हैं। अब बात करते हैं अचल संधि की। हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से अलग है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को कहते हैं अचल संधि, यानी कि जो हिले ना चल ना सके, उसको कहते हैं अचल। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करें। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कहते हैं कंकाल। हम कैसे जानते हैं कि मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या कभी आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं, जिससे उन्हें अस्थियों को भी संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग के अस्थियों का अनुभव करें। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से पता लगाएं। अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव करें। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी कलाई लचीली है?
ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है जिन्हें कहते हैं कार्पेल। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? क्रियाकलाप 4। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव करें। जितनी पसलियां वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। 8.10 को ध्यान से देखें और वक्ष की अस्थियों की तुलना में अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को कहते हैं पसली पिंजर। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या ये चिकनी, समतल या फिर अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कहते हैं कशेरुका। और ये मतलब वर्टिब्रेट्स के गुण हैं, यानी कि कशेरुकी प्राणियों के। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहें। उससे कहें कि क्या आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी अस्थियां दिखाई दी? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखें। संरचना श्रोणीय अस्थियां हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। गोले वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें कहते हैं उपास्थि या फिर कार्टिलेज। अपने कान को स्पर्श करें। क्या आप किसी कठोर अस्थि का भाग अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली या इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली, परंतु ये अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये होती है उपास्थि या फिर कार्टिलेज। शरीर की संधियों में उपास्थि भी पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति भी दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छालेख आप बना सकते हैं। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने में योग्य कौन बनाता है? आइए उसका पता लगाते हैं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने की कोशिश करें। क्या आपने अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव किया? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखें। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई दिया? इसे कहते हैं पेशी। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाते हैं जिन्हें आप नॉर्मल सी अपनी सिंपल डेली यूज की लैंग्वेज में मसल्स कहते हैं। जब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाएंगे तो पेशियों का क्या होगा? क्या ये अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते या फिर भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ये अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना पड़ता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल यानी कि लंबाई में बढ़कर के पतली हो जाती है और ऐसी अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से काम करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती है? केंचुए या फिर घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। जंतुओं की चाल। जैसे केंचुआ। बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण करें। इसे पकड़कर एक स्याही सोख या फिल्टर पेपर पर रखें। इसकी गति का प्रेक्षण करें। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल या किसी चिकनी सतह पर रखें तथा इसकी गति का प्रेक्षण करें।
क्या ये गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? केंचुए का शरीर एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु उसमें पेशियां होती हैं जो उसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रखता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वो अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके बाद ये शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केंचुआ इस प्रक्रिया से बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर पर चिकने पदार्थ होते हैं जिसको चलने में सहायता करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है और इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख जैसे बाल जैसे आकृतियाँ होती है। ये सूख पेशियों से जुड़ी होती है और ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। जैसे केंचुआ है और इसमें छोटे छोटे ऐसे करके सूख होते हैं। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया ये काम मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। अब हम बात करते हैं घोंगे की। क्रियाकलाप 6, किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन करें। क्या आपको इसकी पीठ पर गोल संरचना दिखी? इसे कहते हैं घोंगे का कवच। ये घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु ये अस्थियों का बना नहीं होता। ये कवच एकल एकक होता है और ये घोंगे को चलने में कोई सहायता भी नहीं करता। ये घोंगे के साथ खिसता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण करें। जब ये चलना प्रारंभ करें तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों में अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग को प्रेक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते हुए देखा होगा। मोटी संरचना इसके पैर है और जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा और झुकाएं। पैर की लहरदार गति दिखाई देगी। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र है या फिर धीमी? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच की। किसी कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा का प्रेक्षण करें। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती है। अब हम बात करेंगे पक्षी की। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख और हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चात पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। अब हम बात करते हैं मछली की। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखें कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दें। क्या ये जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों पर पकड़कर इस प्रकार धक्का दें कि वो चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का सिर और पूंछ उसके मध्य भाग में अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखिया कहलाती है जो कि तैरने में सहायक होती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर से बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो फिर तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पख इस काम में उसकी सहायता करता है। मछली के शरीर पर और भी पख होता है जो तैरते समय जल संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों पर इन पखों की तरह ही विशेष अरित्र पहनते हैं यानी कि फ्लिपर्स, जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। सांप कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या ये सीधा चलता है?
सांप का मेरुदंड लंबा होता है, वे परस्पर जुड़ा होता है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, इसीलिए इस प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। उसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है, इस कारण सांप चल पाता है, लेकिन सरल रेखा में नहीं। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहली एवं भुजों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न भी उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप में ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर, गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादीय होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? आप इन पर अपनी राय रख सकते हैं अगर आपने चैप्टर समझ लिया हो तो। इतने अधिक क्वेश्चन संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त भी कर दिए। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं और आप इन पर अपनी राय रख सकते हैं कि ऐसा क्यों है। बेहतर जीवन के लिए योग। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी है जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। ये जोड़ों के दर्द को कम करती है, जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा भी जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वो अधिक दक्षता से काम करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। तो अब चैप्टर हो गया खत्म। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख शब्दों की, जैसे मेरुदंड, कंदुक खलिका संधि, सूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंद संधि, सब हम पढ़ चुके हैं। आप इन सब के मीनिंग्स कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। ये शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधी एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है। ये उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर भी निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती है। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ता है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बना करके जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उससे जुड़ी पेशियां शरीर की आगे की ओर धक्का देती है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता भी करती है। कैचवे में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर के अधः स्तर पर सूख कैचवे को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता भी करता है। घोंगा पेशियां पैर की सहायता से चलता है। तब आपके लिए कुछ होमवर्क, अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे, कंदुक खलिका संधि क्या है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है, हमारी कौनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।